अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, जज़ाकल्लाह आप लोग आए डीजी एकेडमी में। बहुत ज़्यादा खुश आमदेद। इस वक्त हम अपने नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी एंड ओपन एलडैप। ये पिछली क्लास में भी हमने इसका थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दिया था इस कोर्स का। इंशाल्लाह ताला आज हम पूरे कोर्स को, इसके जितने भी लेसन्स हैं, सब लेसन्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और पहले लेसन का तो फर्स्ट सब लेसन है इंशाल्लाह, उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और इस कोर्स के बारे में सारी बात को मालूमात देंगे इंशाल्लाह ताला कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो है उसके माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन वो कैसी है, और नॉन माइक्रोसॉफ्ट जो कि लाइनक्स बेस सर्विस है जिसको बोलते हैं ओपन एलडेप, उस सर्विस के अंदर और इन दोनों में क्या फ़र्क है। माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलडेप क्या चीज़ है, और लाइनक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलडेप वो कौन सी सर्विस है, कौन सी एप्लीकेशन है। दोनों को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो इस कोर्स का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी एंड ओपन एलडेप। ये हमारे सिस्टम्स एसेंशियल सीरीज का हिस्सा है। जैसा आप सबको पता है कि हमारे पास चार डिफरेंट सीरीज हैं। तो उसमें हम इस वक्त जो है एसेंशियल सीरीज के अंदर है। एसेंशियल सीरीज के अंदर भी हमारा एक है सिस्टम एसेंशियल्स, और उसके अंदर जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी एंड ओपन एलडेप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर आते हैं ये कोर्स। इस कोर्स के बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए कि ये कोर्स किस तरह स्ट्रक्चर किया गया है, हर लेसन तकरीबन 10 लेसन है इसके अंदर, और हर लेसन को हम 2-2 दिन देंगे इंशाल्लाह ताला। 2 क्लासेस होंगी हर लेसन की, और हर लेसन के अंदर उसके 5 सब लेसन होंगे इंशाल्लाह ताला। इसका पहला लेसन है इंट्रोडक्शन टू डायरेक्टरी सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे कि ठीक है, डायरेक्टरी सर्विसेज किससे कहते हैं, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है। फिर हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। फिर हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह उसकी इंस्टॉलेशन की जाती है, कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। जिस तरह हमारा एक आईसीएम पार्ट है, इंस्टॉल कॉन्फ़िगर मैनेज। ये हमारी एक ट्रेनिंग सीरीज है, उसके अंदर हम जो भी सर्विस या कंपोनेंट या एप्लीकेशन इंस्टॉल कॉन्फ़िगर एंड मैनेज, ये तीनों चीज़ें लेके चलते हैं। क्योंकि ये तीनों चीज़ें लेके चलेंगे तो फिर आपको एंड टू एंड मालूमात मिलती है किसी भी चीज़ की। अगर आप सिर्फ इंस्टॉलेशन करके दे दें तो वो आपको एक हाफ इंफॉर्मेशन मिलती है कि ठीक है हाउ टू इंस्टॉल, लेकिन हाउ टू इंस्टॉल में आप क्या होता है, बिल्कुल बेसिक इंस्टॉलेशन की कॉन्फ़िगरेशन आती है। लेकिन सी पार्ट जो है आईसीएम का, उसके अंदर हम देखते हैं कि ठीक है इसको मजीद किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। इंस्टॉल तो आपने कर लिया, अब इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह उसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब हम कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। फिर उसको मैनेज किस तरह करना है, मैनेज में उसका बैकअप, उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और उसकी जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो इन्हेंसमेंट पार्ट है, उसके जो अपग्रेड है, उसके बैकअप है, वो सारा का सारा मैनेज के अंदर आ रहा होता है। उसकी उसके कंपोनेंट की क्रिएशन, उसके डिलीशन, सब जो है मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जब बात करते हैं आईसीएम की, तो ये कंप्लीट कवर होता है एंड टू एंड। तो इसमें हम देखेंगे चलता तरह के इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या है। फिर हम शुरू के 5 लेसन जो हैं वो हमने एक्टिव डायरेक्टरी के लिए मखसस किए, और बकिया जो है वो उसमें कुछ जो है ओपन एल के, और कुछ जो है कंपैरिजन के लिए। फिर हम देखेंगे कि ओपन एल किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे ओपन एल की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, कहाँ का चीज़ें कॉमन है, कहाँ का यूनिक है, कहाँ पर किस चीज़ के ऊपर किसको एज हासिल है। फिर हम देखेंगे ठीक है इसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह इसको एडमिनिस्टर करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। बताता चलूँ आप लोगों को कि ये बाकायदा जॉब होती है, जूनियर पोजीशन और सीनियर पोजीशन, और अच्छी सैलरीज होती हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के मैनेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। और अगर उनको ओपन एलडेप पर भी अबूर हासिल हो तो फिर सोने पर सुहाग वाली बात होती है कि भाई ठीक है आप एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज कर सकते हैं एंड ओपन एलडेप को भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन होती है। जूनियर जूनियर रोल भी है इसका, सीनियर रोल भी है, और आर्किटेक्चर रोल भी होता है इसका, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर कॉर्पोरेट। फिर हम देखेंगे कि दोनों एक्टिव डायरेक्टरी एंड ओपन एलडेप के सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से हैं, उसकी इंटीग्रेशन कैसी होती है, वो सारी चीज़ें। तो ये कोर्स जो है ये एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको हम बिल्कुल फाउंडेशन से लेके चलेंगे और एडवांस कंपोनेंट और एडवांस इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला इसको। इसमें हम डायरेक्टरी सर्विसेज,
کو پڑھیں گے. اس میں ہم کیا دیکھیں گے کس طرح وہ نیٹورک مینجمنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, وہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نیٹورک ریسورسز کو, مائکروسافٹ ایکٹیو ڈائریکٹری کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے, کس طرح کنفیگر کیا جاتا ہے, اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے, اس کی ڈومین مینجمنٹ کسے کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری اس کورس کے اندر موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اندر ہینڈ اینڈ لیب شامل ہے. اس کے اندر آپ کی لیب بھی ہے, آپ کو جو کنسول دیا جائے گا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا اس کو ہم 2 کمپیوٹرز دیں گے آن لائن. ایک کے اوپر وہ ونڈوز بیس ہوگا اور ایک لائنکس بیس ہوگا, موسٹ پرابلی ریڈ ایٹ ورژن آپ کو ملے گا. تو ونڈوز بیس کے اندر جو ہے آپ خود اپنے ہاتھ سے مائکروسافٹ ایکٹیو ڈائریکٹری کو انسٹال کریں گے, کنفیگر کریں گے, مینیج کریں گے. اور جب ہم اوپن ایل ڈیپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کنسول کے اندر اوپن ایل ڈیپ اپلیکیشن خود انسٹال کریں گے. اس کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے, پوری باقاعدہ ٹریننگ ہوگی اس کی الگ سے. ابھی ہمارا پہلا لیسن ہے, اس کی ہم صرف انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں, باقی ہم اس کی ڈیٹیلس بعد میں دیکھیں گے اسی کلاس کے اندر. تو لیسن نمبر 1 میں ہم کیا پڑھنا ہے, ہم نے کہ ڈائریکٹری سروسز کا انٹروڈکشن کیا ہے, کہ ڈائریکٹری سروسز کس سے کہتے ہیں, یہ کس طرح اپنے کمپوننٹ کا ڈیٹا بیس بناتی ہیں. ایکچولی ڈائریکٹری سروسز کیا ہوتی ہیں, یہ اسپیشلائز ڈیٹا بیس ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس آپ لوگوں کو پتا ہوگا, اگر نہیں پتا تو یہ ایکچولی ڈیٹا بیس اٹ سیلف از اے کمپلیٹ ٹاپک, ایک الگ سے ٹاپک ہے ڈیٹا بیسز کا صرف. اس کے اندر ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہوتی ہے, ڈیٹا بیس اپلیکیشن ہوتی ہے, ڈیٹا بیس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس بہت ہی مشہور ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ اوریکل ڈیٹا بیس ہے, جو کہ کمپنی کا نام ہے اوریکل. مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور جو کہ مائکروسافٹ کا ڈیٹا بیس ورژن ہے. اس طرح آئی بی ایم کا IB2 ہے, DB2 ہے اس کا آئی بی ایم کا. اسی طرح جو ہے وہ اوپن سورس ڈیٹا بیسز بھی ہیں, اس میں ماریا ڈی بی ہے, مونگو ڈی بی ہے, اور جو ہے بہت سارے اور بھی بہت سارے اوپن سورس فری ورژن آف ڈیٹا بیسز ہیں جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہیں اور بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیٹا بیسز ہیں. نو ایس کیو ایل, مائی ایس کیو ایل, یہ سارے اوپن سورس ڈیٹا بیسز ہیں. تو یہ ایکٹیو ڈائریکٹری جو ہے ایکچولی اپنے کمپوننٹس کو اسٹور کرتی ہے کہاں پر, ڈیٹا بیسز کے اندر. اس کے کمپوننٹ کیا کیا ہوتے ہیں, اس کے ڈائریکٹری سروسز کے کمپوننٹس ہوتے ہیں یوزرس, کمپیوٹرس, پرنٹرس, اپلیکیشنس, گروپس. یہ سارے کے سارے ایکٹیو ڈائریکٹری کے کمپوننٹ ہوتے ہیں, اور انہی کمپوننٹ کو آپ جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے اوتھینٹیکیشن سروسز لیتے ہیں, آتھرائزیشن سروسز لیتے ہیں, اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز لیتے ہیں. یعنی کہ جو EEE کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا کا پورا ڈائریکٹری سروسز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ابھی ہم نے کچھ سلائڈز بنائی ہیں اس لیسن کی اور سب لیسنس کی, ہم کوئی اس کو اسکپ آؤٹ کریں گے اور تاکہ ہم لیسن 2-3 کی بھی جانکاری حاصل کریں. لیسن 2 کے اندر جو ہے ہم پڑھیں گے مائکروسافٹ ایکٹیو ڈائریکٹری, یعنی کہ مائکروسافٹ کا ورژن جو ہے LDAP کا, وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے اندر ایکٹیو ڈائریکٹری کی پوری ہسٹری پڑھیں گے, کس طرح ایوالو ہوا ایکٹیو ڈائریکٹری, شروع میں کیسا تھا, کس ورژن آف سرور میں ونڈوز سرور کے ساتھ وہ آیا, پھر اس کا جو فرسٹ ورژن تھا وہ کیسا تھا, پھر اس کے اندر کیا کیا انہانسمنٹ ہوئی, پوری اس کی ہسٹری میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ہم دیکھیں گے کہ ایکٹیو ڈائریکٹری کا آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے, کس طرح ایکٹیو ڈائریکٹری جو ہے وہ پورا اس کی کتنے لیئرس میں ڈیوائڈ ہوا ہے, کس طرح وہ کام کرتا ہے, اس کے کتنے کمپوننٹ ہیں, اس کی کتنے سروسز ہیں, کتنی سروسز کی فائلز ہیں. اگر وہ سروس فائلز اگر کرپٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, ایکٹیو ڈائریکٹری کا جو آرکیٹیکچر, اس کی جو فائل اسٹرکچر, اس کی جو ہیرارکی ہے, اس کی جو انٹرنل کمپوننٹس کے اندر کی کمیونیکیشن ہے, وہ سب کا سب ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹیو ڈائریکٹری کے اس کمپوننٹ کے اندر. اس کی ڈپلائمنٹ یہ کتنے ہوتے ہیں, پیرنٹ چائلڈ ڈومین ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, فیڈریشن سروسز کیا ہوتی ہیں, پرائمری ڈومین کنٹرولر کیا ہوتا ہے, سیکنڈری ڈومین کنٹرولر کیا ہوتا ہے, اس کے آج کل لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہے ایکٹیو ڈائریکٹری کے وہ کیا ہیں, یہ ہم سب اس کو ڈسکس کریں گے لیسن 3 کے اندر. لیسن 2 کے اندر, لیسن 3 میں ہم دیکھیں گے کہ ایکٹیو ڈائریکٹری کے کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں, کتنے ڈومین کنٹرولرز ہیں, گلوبل کیٹلاگ کس سے کہتے ہیں, کس طرح اس کو کنفیگر کیا جاتا ہے,
एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स और सर्विसेज क्या होती हैं, क्या मतलब होता है इसका, इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, किस सिनेरियो में इनकी जरूरत पड़ती है, ग्रुप पॉलिसीज किसे कहते हैं, किस तरह बनाते हैं, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट की जाती है, क्या क्या उसके अंदर उसकी पॉलिसीज हैं, उसकी हर पॉलिसीज को हम डिस्कस करेंगे। छोटे से एग्जांपल दूं उसकी, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड भी एक ग्रुप पॉलिसी है जिसके अंदर आप इन्फोर्स कर सकते हैं अपने यूजर को कि वो हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चूज करे, क्योंकि यूजर जो है हम उसको ऑथराइज कर सकते हैं कि वो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है। लेकिन हमारी पॉलिसी क्या होगी, यूज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। इसका मतलब क्या है कि भाई मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हो, अल्फा न्यूमेरिक, कैपिटल स्मॉल एंड स्पेशल लेटर्स, इनको कंबाइन करके अपना पासवर्ड को अपने डिफाइन करना है। मसलन कैपिटल स्मॉल मीन्स कैपिटल ए, स्मॉल ए, नंबर्स 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें डॉलर साइन हो गया, एम्परसेंट साइन हो गया, और जनाब एट साइन हो गया, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, कैपिटल ग्रेटर देन लेस देन साइन हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गए, ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इनको भी आपने 8 ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करके आपने 8 कैरेक्टर्स के जरिए अपनी पासवर्ड को बनाना है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो ये क्या है, ये ग्रुप पॉलिसीज है जो कि आपने अपने कॉर्पोरेट में लगानी होती है। क्यों? ताकि कोई आपका पासवर्ड गेस ना कर सके। अगर आप अपना पासवर्ड रखेंगे भाई, पासवर्ड यूजर नेम एडमिन पासवर्ड 123, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी बंदा, कोई भी जरूरी नहीं हैकर, बल्कि आपके इंटरनल जो यूजर्स हैं वो आपका पासवर्ड इजीली लॉग इन करके आपकी पूरी एक्टिव डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। उसमें उस जो जो बंदा ही सारे काम कर रहा है वो तो कर रहा है, वो तो गुनहगार है, वो तो क्रिमिनल है, उसने तो एक क्राइम एक्ट किया, क्रिमिनल एक्ट किया। लेकिन आप भी इसके बराबर के शरीक हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्यों इतना सिंपल पासवर्ड रखा कि कोई भी उसको गेस कर सके। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप एंड कंप्यूटर्स, ये किसे कहते हैं, ये किस तरह बनते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेसन नंबर 4 के अंदर, थ्री के अंदर। फिर लेसन 4 के अंदर हम देखेंगे भाई कि किस तरह एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी जाती है, उसकी प्रीरिक्वेस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उसका जो विजार्ड होता है वो किस तरह काम करता है, उसके जो इनपुट्स क्या होंगे, इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्या क्या चीज़ें पूछेगा, उसको किस तरह हमने, इसका मतलब क्या होता है, उसके कुछ चेक बॉक्सेस होंगे, उसके फीचर्स होंगे जो अपने चेक इन चेक आउट करने हैं। मसलन क्या हमने एक्टिविटी सॉल्व करनी है विद दीज सर्विसेज, तो वो आपको कंट्रोल होता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कि आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और लेटर स्टेज के लिए लेटर, ओके नॉट नाउ, लेटर आई वांट दिस सर्विस टू बी पार्ट ऑफ माय डायरेक्टरी सर्विसेज डायरेक्ट। तो हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है इसका। फिर हम पोस्ट इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज क्या होती हैं, फिर हमने देखना कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है, अगर इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ इश्यूज आ जाए तो हाउ टू ट्रबल शूट एंड हाउ टू फिक्स। फिर लेसन 1 से लेकर 4 तक हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ओपन एलडैप। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे प्रेफर टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ एलडैप। लेकिन जो लाइनक्स लवर्स हैं, जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर रेडिट यूज करते हैं, सूजा यूज करते हैं और ubuntu यूज करते हैं, they don't use Microsoft Active Directory for many reasons. Let's say they don't want to buy the license of Microsoft Active Directory. Maybe it is useless for them. Maybe their infrastructure does not have any, अपना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई एप्लीकेशन है नहीं माइक्रोसॉफ्ट की, सारी की सारे लाइनेंस बेसिस, सो उनको पता जरूरत ही नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी की। लेकिन दे उनको जरूरत है यूजर मैनेजमेंट की, ग्रुप्स मैनेजमेंट की, तो उसके उनके लिए ओपन एलडैप सर्विस सकती है। बेनिफिट्स क्या है एलडैप के, कंपैरिजन बिटवीन ओपन एलडैप एंड एक्टिव, यूज केसेस क्या हैं उसके हम, और ओपन एलडैप का आर्किटेक्चर के, ये हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5 के अंदर। लेसन 6 के अंदर हम ओपन एलडैप के कंपोनेंट्स क्या हो, उसकी डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री कैसे कहते हैं, किस तरह मैनेज करना होता है उसको, एलडैप की एंट्रीज एंड एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ओपन एलडैप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं। जिस तरह हम सबको पता है कि लाइनक्स जो है उसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी मैनेजमेंट, उसके जो पैरामीटर्स हैं, सब कुछ वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर होते हैं। आप इजीली उनको
चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लाइनक्स जो है वो आप आपको जो है यूजर को विद रूट एक्सेस आप उसको एडवांस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ओपन सोर्स। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज इट इज क्लोज कोड, वो आपको इतना एक्सेस नहीं देता कि यूजर इवन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस इतना ज़्यादा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, लेकिन लाइनक्स में कर सकते हैं, तो आप ओपन एलडब में भी कर सकते हैं। तो ओपन एलडब के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL क्या होती है, एप्लीकेशन किस तरह होती है ओपन एलडब के अंदर, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविटी के अंदर जो है वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर, रिमोट डोमेन कंट्रोलर और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये सारे के सारे फंडामेंटली रेप्लिकेट ही कर रहे होते हैं। रेप्लिकेट मीन्स कॉपी, कॉपी कर रहे होते हैं। मेन जो आपकी प्राइमरी जो है डायरेक्टरी के पास रिपोजिटरी होती है, वो रिपोजिटरी एक्चुअली उसके अंदर ही सारे आपके उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्टिविटी के। कौन ऑब्जेक्ट मीन्स उसके यूजर्स, उसके ग्रुप्स, उसके कंप्यूटर्स के अकाउंट्स, उसके नेटवर्क एप्लीकेशंस, उसके नेटवर्क प्रिंटर्स, उसकी ग्रुप पॉलिसीज, उसकी फेडरेशन सर्विसेज, सब की सब कहाँ से होती है, उस एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस के अंदर। तो वो डेटाबेस कितना क्रिटिकल हो गया, इससे हमने डिस्कस किया कि यार एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि आपके तीन किस्म के यूजर्स होते हैं। एक तो वो यूजर होता है जो कि सर्विसेज को यूज करता है, मसलन आम आम यूजर जो एंड यूजर होता है, वो आपके नेटवर्क में लॉग इन करता है, वो आपके सिस्टम में लॉग इन करता है। वो लॉग इन करने के बाद, सक्सेसफुल लॉग इन करने के बाद आपकी ईमेल यूज कर अपनी ईमेल एक्सेस करता है, आपकी वेबसाइट को यूज करता है, आपके ERP सिस्टम को यूज करता है, आपके नेटवर्क प्रिंटर को यूज करता है। तो नेटवर्क के रिसोर्सेज जितने भी हैं उसको यूज करता है, किसके जरिए, अपने अकाउंट के जरिए। वो अकाउंट कहाँ क्रिएट हुआ हुआ है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, आपके डायरेक्टरी के अंदर, अपने आपके ओपन एलडेप के अंदर। तो अगर ये एक्टिव डायरेक्टरी या ओपन एलडेप सर्विस डाउन हो किसी वजह से, सिस्टम क्रैश हो गया, फायरवॉल ने ब्लॉक किया हुआ है, या डिजास्टर आया हुआ है, या कोई और प्रॉब्लम है, या केबलिंग कट हो गई है, कोई और भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ये सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो क्या होगा, वो यूजर, अच्छा ये तो एक टाइप का यूजर हो गया। दूसरे टाइप के यूजर कौन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि आपके पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो दूसरे टाइप के। तीसरे यूजर जो होते हैं वो मॉनिटरिंग के यूजर्स होते हैं। आपके नॉक के अंदर जो होते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तीनों यूजर्स अपने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते कब की एक्टिव डायरेक्टरी किसी वजह से अनएक्सेसिबल हो। तो फिर उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं। मसलन तो उन तीनों यूजर्स की ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है अगर ये डोमेन सर्विसेज अवेलेबल हो। अगर ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो तीनों किस्म के यूजर्स आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। इट मींस कंप्लीट डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर। और हम सब इसी कोर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी है एक्टिव डायरेक्टरी और ओपन एलडेप सर्विसेज के लिए, किस तरह, क्या सिनेरियोज हैं, क्या डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज हैं, किस तरह डिप्लॉय करें तो आप 100% अवेलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। किस तरह ओपन एलडेप को इंस्टॉल करते हैं, अगेन ICM पार्ट, इंस्टॉल कॉन्फ़िगर एंड मैनेज। इससे लेसन 7 में हम पढ़ेंगे किस तरह इंस्टॉल करते हैं, बेसिक इंस्टॉलेशन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी, पोस्ट इंस्टॉलेशन, प्री इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और हम डिस्कस करेंगे इसके कॉमन इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। फिर हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब तक आप पढ़ चुके होंगे लेसन 7 तक आपको पूरी नॉलेज आ चुकी होगी माइक्रोसॉफ्ट implementation of LDAP and open LDAP. तो you will be able to compare both directory services. किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह एडमिनिस्टर करते हैं यूजर्स, ग्रुप्स, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, LDAP के अंदर, किस तरह उसका बैकअप लिया जाता है, किस तरह उसकी रिकवरी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उसकी मॉनिटरिंग एंड ऑडिट सर्विसेज क्या होती हैं, किस तरह उसको ऑटोमेट किया जाता है, किस तरह डायरेक्टरी मैनेजमेंट को ऑटोमेट किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 के अंदर। लेसन 10 के अंदर हम देखेंगे कि उसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, उसकी इंटीग्रेशन किस तरह होती है अदर सर्विसेज के अंदर।
तो उसके अंदर बेस्ट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी की, ओपन ऐप की, ओपन एलडएप की फीचर्स क्या, सिक्योरिटी फीचर्स, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है आईएम, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड आईएएम, उससे इस डायरेक्टरी से किस तरह इंटीग्रेशन की जाती है, फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन क्या क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 10 के अंदर। तो ये तो कंप्लीट कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, इसके कितने लेसन्स हैं, उसके हर लेसन के अंदर कौन कितने सब लेसन्स हैं। टोटल 10 लेसन्स हैं, हर लेसन के अंदर 5 सब लेसन्स हैं, और बहुत सारे लेसन्स जो हैं उनके अंदर हैंड्स ऑन लैब है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर स्टूडेंट को, हर एक्टिव स्टूडेंट को 2 कंप्यूटर्स दिए जाएंगे ऑनलाइन। एक में विंडोज इंस्टॉल होगा, उसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, आपको जो है सर्वर बना के दिया जाएगा। और दूसरा जो सर्वर होगा वो होगा, उसमें हम रेडिट मोस्ट प्रोबेबली या सूज इंस्टॉल करके देंगे। उसके ऊपर आप जो है ओपन एलडेप की सर्विस इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एंड मैनेज करेंगे। तो ये तो हो गया कोर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है जनाब, अभी हम, जिससे मैंने आपको बताया था कि हम जो है आपके लेसन नंबर 1 को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जी, तो आपके जो लेसन नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्टरी सर्विसेज, ये एक्चुअली व्हाट इज इट? डायरेक्टरी सर्विसेज जो है वो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं एक्चुअली, और अपने अंदर नेटवर्क के रिसोर्सेज रखते हैं। नेटवर्क रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? यूजर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड एप्लीकेशंस। ये सिस्टमैटिकली जो है डायरेक्टरी सर्विसेज एक तरह से आपको एक मैनेजमेंट कंसोल देता है। उस मैनेजमेंट कंसोल के अंदर आप इन नेटवर्क रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि उसको सही तरीके से एडमिनिस्टर कर सके, उसको डायरेक्टरी के अंदर ट्री व्यू के अंदर रहते हुए आप स्ट्रक्चर करते हैं। आप यूजर्स अलग रखते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, उनकी टाइप्स के बेस के ऊपर, उनके डिपार्टमेंट्स के बेस के ऊपर, उनके लोकेशन के बेस के ऊपर, और किस ग्रुप के ऊपर कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यूजर्स के ग्रुप है, ये कंप्यूटर्स के ग्रुप है। हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं? ताकि एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपके सामने पूरी एक डायरेक्टरी रिपॉजिटरी आ जाए। उसका फायदा क्या होगा? सर्चिंग में आसानी होगी, मैनेजमेंट में आसानी होगी, ग्रुप पॉलिसीज बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी, लेटर ऑन उनकी डिलीशन, उनकी मैनेजमेंट, उनकी फर्दर ग्रुपिंग में आसानी होती है। उसमें यूजर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए और एप्लीकेशंस हो गई, ये सारी की सारी डायरेक्टरी सर्विसेज के मैनेजमेंट कंसोल के जरिए आप मैनेज कर सकते हैं। इसका जो पहला सब लेसन है कि यार डायरेक्ट सर्विसेज किससे कहते हैं, तो एक्चुअली है क्या डायरेक्ट सर्विसेज? हम मजीद डीप डाइव करते हैं इसको। इसका कोर क्या है? डायरेक्ट सर्विसेज, जिससे मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं। ये डेटाबेसेस एक्चुअली ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो डायरेक्टरी कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स भी जो डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अपने अंदर सेव रखते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। आप डायरेक्टरी सर्विसेज को इस तरह समझें जिस तरह एक फोन बुक होती है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना उसके अंदर, आप किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डिजिटल फोन बुक को, बेस्ड ऑन दी पर्सनल नेम, उसके नाम की बेस पर, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेस के ऊपर, उसके लोकेशन की बेस के ऊपर। तो यही इसी किस्म की का जो है वो ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर। किस तरह? उसके डेटाबेस के अंदर किस तरह क्रिएट होता है, ये आप अब देख लेंगे जब हम खुद इंस्टॉल करेंगे, खुद यूजर्स क्रिएट करेंगे, उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी अब यहाँ पर बताने का मकसद क्या है कि जो डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं एक्चुअली वो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस होती हैं, और उस डेटाबेस में क्या सेव होता है? रिसोर्सेज सेव होते हैं। रिसोर्सेज कैसे कहते हैं? यूजर्स, कंप्यूटर्स, एप्लीकेशंस एंड अदर डिवाइसेस, ये सारा का सारे ऑब्जेक्ट्स सेव होते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर।
क्लियर? एलडेप को आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्टरी सर्विसेज एक्चुअली वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उनका फ्री व्यू के अंदर, और फंडामेंटली वो बेस कर रहे होते हैं इस प्रोटोकॉल के ऊपर, इसको बोलते हैं लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके अंदर आप यूजर्स जो है उनके अकाउंट्स होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड्स, और फिर यूजर्स के एट्रीब्यूट्स। डायरेक्टरी मींस जस्ट लाइक अवर येलो पेजेस डायरेक्टरी, उसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट्स ही होते हैं। तो इस डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर भी इसी किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट को किस तरह इस्तेमाल करना है, यूजर जब आपने बनाया उसका आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया, उसका नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, और उसका पासवर्ड क्या है। ये हम सारे एट्रीब्यूट्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो अदर नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उस पर ऑथराइजेशन देनी है इस यूजर को, यानी कि एक्सेस नेटवर्क पर एक्सेस देने के लिए इस यूजर को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत ही हाई लेवल आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह डिटेल्स में बताऊंगा आगे जाके, जब आप खुद ही आप उसको करेंगे तो देन यू विल हैव मोर डिटेल्स इंशाल्लाह। इसको हम बोलते हैं एडवांस टर्मिनोलॉजी ट्रिपल ए फर्स्ट टाइम इज जो है अकाउंट, ये क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि आपने सही यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया। करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड मीन्स ऑथेंटिकेशन। आई एम ऑथेंटिकेटेड, आई एम द राइट पर्सन, आई हैव सप्लाइड करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैंने सही यूजर नेम पासवर्ड डाला तो मैं ऑथराइज हूँ। किसके लिए? अब ऑथराइज मतलब क्या है कि मैं ऑथराइज हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, डेटा सेंटर के अंदर जाने के लिए, कंप्यूटर में लॉग इन होने के लिए, उस फाइल को एक्सेस करने के लिए, उस प्रिंटर पर जॉब भेजने के लिए, उस ईआरपी में लॉग इन करने के लिए ऑथराइज हो गया। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड सही दिया तो क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन मुकम्मल हो गई। और डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर ग्रुप पॉलिसीज को डिफाइन करके मैंने क्या, ऑथराइजेशन की है, ठीक है, आई दिस पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ये क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी के अंदर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ओपन डैप के अंदर। ओपन एलडैप में उसको एसीएल बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी के जरिए। और तीसरा ए क्या है, पहला ए ऑथेंटिकेशन, दूसरा ए ऑथराइजेशन, तीसरा ए अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, जो जो मैं एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ, आफ्टर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एवरीथिंग इज बीइंग लॉग्ड and I am fully responsible for all this. I can be held responsible for any wrongdoing after successful authentication and authorization. इसका सबसे मेन फीचर जो कि डायरेक्टरी का होता है वो है इसकी एबिलिटी, इसकी जानकारी, वो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जब आप किसी नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होते हैं, भले वो आपकी वेबसाइट हो, आपकी ईमेल हो, आपकी जो है फाइल रिपोजिटरी हो, आपका नेटवर्क प्रिंटर हो, वो हमेशा कब मिलती है आपको, जब आप सही यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। ये इस डायरेक्टरी सर्विसेज की मेन एंड कोर फीचर है, क्योंकि इसके बेस पर ही आपको एक्सेस मिलता है। अगर आप ये नहीं सही सही नहीं सप्लाई किया यूजर नेम पासवर्ड तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर आखिर में हम आईएसएमएस का डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज आईएसएमएस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली ये जो है यहाँ पर देने का मकसद ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये एक्चुअली इसका डायरेक्ट रिलेशन है ऑन अ वाइडर और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। और आईएसएमएस इटसेल्फ बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग है। लेकिन यहाँ पर आपको बनाने का मकसद ये, तो एक तो आपको एक थोड़ा सा हेड्स अप मिल जाए कि ठीक है आईएसएमएस भी कोई चीज़ होती है। दूसरा कि इसका रिलेशनशिप इससे क्या है, यूजर से, पासवर्ड से, वो आपको बताता हूँ। आईएसएमएस में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट डोमेन्स। उसमें इंसिडेंट मैनेजमेंट होगी, उसमें इंटेग्रिटी होगी, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, इसमें अवेलेबिलिटी होगी, रिस्क मैनेजमेंट। तो वो ये सारे डोमेन जितने भी हैं ये सब डिपेंड करते हैं आपके यूजर्स, यूजर नेम, पासवर्ड्स
आपके ट्रिपल ए के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ अभी। आपने लॉग इन किया और आपने कोई नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस किया। अगर आप सही यूजर हैं और अगर आप ऑथराइज यूजर हैं तो इंसिडेंट जनरेट नहीं होगी। लेकिन आप एक ऐसे यूजर हैं जिसको एक नेटवर्क रिसोर्स पर ऑथराइजेशन नहीं मिली, उसके बावजूद आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि यार मुझे परमिशन तो नहीं है लेकिन मुझे चाहिए ये, फॉर योर ओन विश, फॉर योर ओन लग्जरी, फॉर योर ओन बेनिफिट, आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, इंसिडेंट एंड रिस्पॉन्स जो है सिस्टम अलर्ट हो जाता है। या कोई हैकर है, वो नेटवर्क के पेनिट्रेट कर रहा है और उसने यूजर ने पासवर्ड को क्रैक कर लिया, ठीक है, या इज ट्राइंग अ फेक अकाउंट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो इंसिडेंट अकर हो गया, इंसिडेंट जो है वो जनरेट हो गया। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन है किससे, यूजर से। फर्स्ट ए, ऑथेंटिकेशन, फ्रॉम हु, फ्रॉम यूजर टू द नेटवर्क रिसोर्स। इंटेग्रिटी मीन्स के the one who is claiming he is the user, he is actually authorized. So he is the one who is actually authorized. No other one can access this particular resources. ये जो हमने नेटवर्क रिसोर्स दिया है, ये भले मेरी ईमेल सर्विस हो, मेरा नेटवर्क प्रिंटर हो, या फाइल रिपोजिटरी हो, कोई भी नेटवर्क रिसोर्स है, उसको जो है वही पर्सन एक्सेस करे जो कि उसका ऑथराइज पर्सन है। इस चीज को इंटेग्रिटी, अनऑथराइज एडिट, इसको भी ये भी बोलते हैं कि ठीक है, कोई भी उसको अनऑथराइज एडिट ना कर सके उस पर्टिकुलर ऑथराइजेशन और परमिशन को। इंटेग्रिटी विल मेक श्योर दिस पॉइंट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है कि जो भी मेरी कम्युनिकेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल है। मतलब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया अपनी ईमेल के अंदर, अपने बैंक अकाउंट के अंदर, अपने रिसोर्स के अंदर, तो वो कॉन्फिडेंशियल है। नो बडी शुड नो माई पासवर्ड, even the administrator. Even somebody is sniffing in the middle my credentials, तो उसको मेरा पासवर्ड नजर नहीं आना चाहिए। भले नजर आ जाए लेकिन वो मीनिंगलेस हो, वो गार्बेज हो उसके लिए, तो उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, टू मेक दी, जिसके लिए वो चीज़ है सिर्फ उसी को मिले, और इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन शुड बी एबल टू सी द इंफॉर्मेशन। It's between two things: the user who is trying to access and the service which is providing services. It is within them only. So there should not be any third person in the middle. Man in the middle attack also इसी के ऊपर ही अटैक करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। इसके जरिए ही दे ट्राई टू ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी। अवेलेबिलिटी, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कितनी क्रिटिकल सर्विस है ये, कि अगर, क्योंकि सारे यूजर्स और उनके अकाउंट सबके सब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होता है, अगर एक्टिव डायरेक्टरी ही जो है अनअवेलेबल हो, सिस्टम क्रैश हो गया, नेटवर्क रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क डाउन हो गया, किसी भी वजह से फाइबर उसको ब्लॉक कर रहा है, या केबल कनेक्टिविटी की इश्यूज आ रहे हैं, या सर्वर डाउन हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, या पावर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है, तो क्या है भाई, डायरेक्टरी सर्विस आर नॉट अवेलेबल। तो ये जो तीनों किस्म के यूजर्स हैं, लेजिटिमेट यूजर जो कंज्यूमर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि उसको नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, और जो मॉनिटरिंग टीम है, तीनों किस्म के यूजर्स वो अपने सिस्टम में लॉग इन नहीं कर पाएंगे, तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ डिजास्टर, कंप्लीट डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफिक विल हैपन। तो ये अवेलेबिलिटी में आता है। वी हैव टू मेक श्योर, ये हमारी जिम्मेदारी है एज एडमिनिस्ट्रेटर, कि हमारी जो डोमेन सर्विस है वो हर वक्त अवेलेबल हो। किस तरह हो अवेलेबल, उसके लिए डायरेक्टरी सर्विसेज की डिप्लॉयमेंट, उसके सिनेरियोस, उसकी टोपोलॉजी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर, रिमोट साइट, replications, read only version, federation services, parent child domain relation, ये सब के सब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, टोपोलॉजीज हैं, इनके जरिए वी मेक श्योर के हमारी डायरेक्ट सर्विस अवेलेबल है। अगर मेरा इंटरनल सिस्टम जो है वो सही तरह से उसकी इंटीग्रेशन नहीं की हुई अकाउंट इसके जरिए, एक्टिविटी के जरिए, या रिसोर्सेस को सही तरीके से हमने
ऑथराइज नहीं किया तो ये क्या है, इट इज अ रिस्क, बिकॉज लेट्स से मैंने अपने अंदर जो इंटरनल लैन के अंदर जो मेरा लेट्स से ईआरपी सिस्टम है उसके अंदर मैंने सही तरीके से अकाउंट्स को ग्रुप्स को इंटीग्रेट नहीं किया, तो क्या ये इट इज अ रिस्क। सो रिस्क क्या है? रिस्क है कि vulnerabilities, any potential threat can exploit the weakness of my system. So this possibility is called risk. Risk assessment will reveal, वो हमें बताएगा कि यार ये सिस्टम जो है सही तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, वो मेरा जो ईआरपी सिस्टम है ये एक्टिव डायरेक्टरी से सही तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। अगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है तो इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल्स करते हैं, कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं। कंट्रोल मींस कि लेट्स से रिस्क ये है कि कोई मेरा यूजर नेम और पासवर्ड किसी को पता ना चल रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कोई स्निफ करके ही मेरा पासवर्ड पता कर सके। मैंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सोचा, लेकिन वो पासवर्ड सोच के मैंने क्या करा, उसको मैंने लिख लिया एक जगह पर, लिख के मैंने उसको अपने कहीं पर रख दिया कीबोर्ड को, तो मैंने बेवकूफ़ी की ना। तो कोई भी बंदा जो है वो आके देख सकता है कि अच्छा यार ये पासवर्ड है। तो मेरा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पर्चा मैंने वहीं पर डेस्क पर रख दिया या कीबोर्ड के नीचे रख दिया या अपने डेस्क अंदर रख दिया, या मैंने अपना पासवर्ड जो है फोन पे बता दिया किसी को और किसी ने सुन लिया, ठीक है। तो ये क्या रिस्क है? अब कंट्रोल मीन्स उस रिस्क को किस तरह मिटिगेट करें। मिटिगेशन का एक तरीका तो है कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, लेकिन आपने खुद ही बता दिया तो फिर अगेन दिस इज अनदर रिस्क। उसकी मिटिगेशन, उसके कंट्रोल क्या है? इट्स अ डिफरेंट थिंग। कंट्रोल उसका है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि यूजर ने वो पासवर्ड, और पासवर्ड किसी को पता चल रहा है, उसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैंने बायोमेट्रिक्स कर दिया या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया, यानी कि मुझे एसएमएस आ गया। जैसे बैंक्स के अंदर होता है कि आपने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, फिर आपको एसएमएस मिला तो अपने पैसे में डाला। यानी किसी को आपको पासवर्ड पता भी चल जाए किसी भी जरिए से, कहीं से कि उसने लिखा हुआ देख लिया, किसी ने सुन लिया, उसके बावजूद वो मेरे अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। अब ये सारी चीजें तो मैंने कर दी, रिस्क को असेस भी किया, कंट्रोल भी लगा दिए, लेकिन सही तरह से किया कि नहीं किया? उसके लिए कंप्लायंस है, उसके लिए ऑडिट है, रेगुलर ऑडिट टू मेक श्योर कि कंट्रोल्स आर इन प्लेस, कंट्रोल सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे। कंप्लायंस मोस्ट प्रॉब्ली आईएसओ इज वेरी मोस्ट फेमस कंप्लायंस एंड ऑडिट 27001। और अपने यूजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि यार भाई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करें। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड किसे कहते हैं? कम से कम 8 कैरेक्टर्स के बराबर उसका उसकी लेंथ हो, उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स उसको इस्तेमाल करें आप, तो बनता है वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। उसकी ट्रेनिंग देनी है, यूजर्स को बताना है कि अपना पासवर्ड कहीं लिखना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, फोन पर नहीं बताना, और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड किस तरह फॉर्म किया जाता है उसकी एग्जांपल्स देनी है ट्रेनिंग के जरिए, अवेयरनेस के जरिए, और उसकी कंटिन्यूअल। क्योंकि जो भी साइकिल होता है डेफिनेटली इन द फर्स्ट प्लेस लोग स्टूडेंट सब के सब पूरे शौक से कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है पे आके जाके उसको इतना प्रैक्टिस में नहीं आता, तो हम फिर उसको इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर रहे होते, उसको हम जो है ना ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे होते। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ये सब का सब हम आईएसएमएस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक था इनडायरेक्टली डायरेक्टरी सर्विसेज से, इसलिए हमने उसका भी डिस्कस किया। लेकिन ये आगे पूरा एक कोर्स है, पूरी एक ट्रेनिंग है आईएसएमएस के नाम से, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके करेंगे। तो ये है, आज हमने इसको स्टडी किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी किसे कहते हैं, और जो है ये जो कोर्स है इसके कितने लेसन्स हैं, हर लेसन में कितने सब लेसन्स हैं, हमने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिस्कस कर लिया।